प्रियांशी शाम को क्यों नहीं आती हो दीदी? अच्छा ठीक है। और बुझाती हो शाम को? अच्छा, मैं यहाँ पे कौन कौन बैठकर लिखता है? जैसे तुमने बोला था घर में पढ़ाई नहीं होती, सौरभ है ना? और किसकी नहीं हो पाती? नीतीश। तो मैंने मैंने बात करी है कि आप लोग जो है ना इस क्लास के बाद यहीं पे बैठकर पढ़ ले, ठीक है? और शाम को जैसे 4 से 5 मेरी प्रीलिम्स की क्लास होती है, तो बाकी वैसे तो पूरा ज्वाइन कर लो। आप ही के लिए अभी लाइव हो गया क्या? अरे ये तो अंदर की, ठीक है। तो इधर मेंस भी पढ़ लो और उधर प्रीलिम्स। ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो एमपीजी के तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है? रतन थोड़ा दरवाजा बंद कर देना। तो 4 से 5 होती है एमपीजीके की क्लास, कम से कम वो तो करना ही है, क्योंकि बिना एमपीजीके के नाव पार नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, ऐसे विंडो को स्प्लिट कर देना स्क्रीन का। हाँ, भारत माता की गुड मॉर्निंग पूजा। चलो, तो हमारा पेपर थर्ड, पार्ट ए, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड की हेडिंग ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी में फटाक से बताओ कितने टॉपिक्स हैं? 8। तो सिलेबस एक बार बोल दो, क्योंकि जब तक सिलेबस याद नहीं होगा काम नहीं चलेगा। फटाक से बोलो। ग्रोथ इन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम इन मध्य प्रदेश। ठीक है हिमांशु, ये सिलेबस है, सिलेबस को देख देख कर बोलना, बाकी तुम्हें शाम से कंटिन्यू करना है। ठीक है, वंस अगेन, ग्रोथ इन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम इन मध्य प्रदेश। हिंदी में, मध्य प्रदेश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसके अलावा सेल्फ रिलायंट एमपी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। फिर ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। उसके बाद टॉपिक नंबर सेकंड, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड होल्डिंग। तभी ठीक होगी तुम्हारी। ठीक है, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न और जोत। टॉपिक नंबर थर्ड, फूड सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली और भंडारण। टॉपिक नंबर फोर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी एंड फिशरी। रोशनी सोनी मीनल। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? उद्यान की, पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन। टॉपिक नंबर 5, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेटस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति और अधोसंरचना विकास। टॉपिक नंबर 6, एमएसएमई एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड सपोर्ट, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन। टॉपिक नंबर 7, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट इन एमपी, हिंदी में मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास। फिर ट्राइबल इकोनॉमी, हिंदी में जनजाति अर्थव्यवस्था। इसमें 4 चीजें, फार्मिंग मेथड, कृषि पद्धति, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रमुख वनोपज, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प और हाट बाजार। ठीक है, 5-7 दिन और है इसकी कहानी। 5-7 दिन में सिलेबस सबको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलो, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश प्रोत्साहन। और निवेश प्रोत्साहन में अभी तक हमने पढ़ा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन, ये पढ़ लिया था। और एक्सप्लेन की इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये दोनों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था पॉलिसी इंसेंटिव्स, नीतिगत प्रोत्साहन, या फिर आप क्या कर दो चाचा, टैक्स कंसेशन, टैक्स में छूट दे दो, सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मीट एंड रोड शो हो जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड रिस्क कवर एंड गारंटी। ये पूरी कहानी हम लोगों ने अभी तक के क्लास में अच्छे से कवर कर ली है। अब हम अपनी कथा को इसके आगे शुरू करते हैं।
सबसे पहले, अच्छा इसको भी हम लोगों ने देख लिया था ना, क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों हमारे यहाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा, उसके पीछे का कारण इतने सारे थे। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। इसके आगे की कथा हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू करना है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ो। डिस्कस द गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबको क्वेश्चन पढ़ना है। मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास, ठीक, चर्चा कीजिए। अब ध्यान से समझना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा हमें 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करके डिवाइड करके पढ़ना है, आंसर करना है। पहला हम बोलेंगे कौन कौन सी पॉलिसी है, सरकार ने, एमपी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी फॉर्मुलेट की है फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन एमपी, कुछ नीतियां बनाई हैं जिससे मध्य प्रदेश में पैसा आए बाहर से। तो पहला है पॉलिसी बेस्ड एफर्ट, सब बोलो, क्लास में याद करना है, बात के लिए कुछ नहीं, पॉलिसी बेस्ड एफर्ट। दूसरा पॉइंट होगा स्कीम प्रोग्राम बेस्ड एफर्ट, अगला होगा इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स। वंस अगेन, सबसे पहले पॉलिसी बेस्ड एफर्ट, दूसरा है स्कीम प्रोग्राम बेस्ड एफर्ट, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। बता दोगे क्या? पक्की बात है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहला आता है पॉलिसी। तो कम से कम 2 से 3 पॉलिसी के नाम हमें याद होना चाहिए और यहाँ पे कोट करना है। इन पॉलिसी के भीतर अभी नहीं जाना, केवल पॉलिसी का नाम लिखना है, ठीक है। पहली पॉलिसी बताओ, मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश आईटीज ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। अगर ये पूरा आपको नाम याद नहीं होता तो आपको केवल इतना बोलना है, मध्य प्रदेश आईटी पॉलिसी 2023, या फिर इस सबको हटा सकते हो, केवल यहां तक बोल देना मध्य प्रदेश आईटी निवेश प्रोत्साहन नीति 2023। बता दोगे क्या? पक्की बात है। दूसरा आता है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति, मध्य प्रदेश हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025। बता दोगे क्या? 2 पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा आता है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025, इसको भी 5 कर लेना। 3 हमारे हो गए। पहला मध्य प्रदेश आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, एक बार फिर से बोलो, मध्य प्रदेश आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, 3 नहीं 2025 पहला। दूसरा मध्य प्रदेश हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, और तीसरा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025। बता दोगे क्या? पक्की बात, पहला बताओ, मध्य प्रदेश आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। एक बार फिर से, मध्य प्रदेश आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये पहला हो गया। दूसरा हेल्थ सेक्टर वाली, मध्य प्रदेश हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, और तीसरा हमारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025, हिंदी में कहेंगे मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025। बस ये 3 पॉलिसी को कोट कर देना है। दूसरा हमारा फ्रेम क्या था यहाँ पे, स्कीम या प्रोग्राम बेस्ड एफर्ट। अब स्कीम में ना थोड़ा अजीबोगरीब स्कीम का नाम है, लेकिन हम लोग रट लेंगे, टेंशन मत लेना। पहली स्कीम का नाम बोलो, इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। टुकड़ों में बांटो, दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले इन्वेस्ट एमपी, बस पहला पार्ट। दूसरा सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, और फिर स्कीम। टुकड़ों में बांटकर पढ़ो। एक बार फिर से, मध्य प्रदेश सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। वंस अगेन, मध्य प्रदेश सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। 3 पॉलिसी बताओ, भूलने दूंगा नहीं। पहली पॉलिसी मध्य प्रदेश आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, दूसरा मध्य प्रदेश हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, तीसरा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025। 3 पॉलिसी। और पहली स्कीम इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। वंस अगेन, इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। दूसरा आता है हमारा ओडीओपी स्कीम,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर डिस्ट्रिक्ट के खास प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, और उस डिस्ट्रिक्ट के खास प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी तो पैसा लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए ही एक तरह से स्कीम काम कर जाएगी, ओडीओपी स्कीम। वंस अगेन ओडीओपी स्कीम। दो स्कीम हो गई चाचा, पहली स्कीम का नाम बताओ, इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। वंस अगेन इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। दूसरा ओडीओपी स्कीम। तीसरा आता है हमारा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट स्कीम। ये भी क्या कर रही है, ये योजना क्या कर रही है, अलग अलग रीजन में इंडस्ट्रियल पार्क को विकास कर रही है, मतलब पीथमपुर जैसे और भी बाकी रीजन बनेंगे, और पीथमपुर जैसे बाकी के भी रीजन डेवलप होंगे तो वहां पे भी क्या आएगा, पैसा आना शुरू हो जाए, क्योंकि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी पानी की व्यवस्था होगी, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर होगी, तो पैसा भी दुबई से अल हबीबी चाचा लगाएंगे। तो एक बार फिर से बोलो, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट स्कीम। यहां पे हमारा क्या था, स्कीम एंड प्रोग्राम। तो स्कीम में हमने 3 बता दिए, 2 प्रोग्राम बता देंगे जो आप लोग को पता है। कौन कौन से प्रोग्राम, एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। हिमांशु हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए ना, तो मेंस का है, परेशान मत होना, बेसिक से प्रीलिम्स वाले में है, शाम वाले में, बस सुनते चलो, ठीक है। तो एक कौन सा हमारा था, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और एक और प्रोग्राम कौन सा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो हमने 3 स्कीम बता दिए और 2 प्रोग्राम, क्योंकि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मकसद क्या था, इन्वेस्टमेंट को ही तो लाना, आसपास के इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत करना कि भैया आओ मध्य प्रदेश में आओ, हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और आप मध्य प्रदेश में पैसा लगाओ, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। तो ये हमारी होगी 5। अगला क्या आता है, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स, यानी कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पर काम कर रही हैं। तो सबसे पहला एक डिपार्टमेंट आता है गवर्नमेंट ऑफ एमपी का, जिसके मंत्री खुद मोहन यादव है। वो जो विभाग है ना, वो किसके पास है, मुख्यमंत्री मोहन चाचा के पास। कौन कौन सा, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, मोहन यादव। बता दोगे क्या, पक्की बात है, एक बार फिर से बोलो, इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, हिंदी में कहते हैं औद्योगिक नीति निवेश संवर्धन विभाग, यानी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है, अपेक्स बॉडी है। निवेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आता है, समस्या आता है, तो उसको कौन सुनेगा, गवर्नमेंट ऑफ एमपी का ये डिपार्टमेंट। एक बार फिर से बोलो, औद्योगिक नीति, टुकड़ों में बांटो नहीं, दिमाग में बैठेगा नहीं, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट। वंस अगेन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट, हिंदी में औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग, ठीक है। हु इज करंट मिनिस्टर, इसके कौन है, बहुत बढ़िया। अगला आता है एमपीआईडीसी। एमपीआईडीसी इसका फुल फॉर्म है, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, I for industrial, D for development, C for corporation। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ये मध्य प्रदेश में नाम से क्लियर है, यथा नाम तथा गुण। मध्य प्रदेश में क्या कराएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो पीथमपुर वाला पूरा एरिया है, या फिर जितने भी मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनका रेगुलेशन, देख रेख, ये सब कौन काम करता है, एमपीआईडी। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले एक पोर्टल पढ़ाया था, इन्वेस्ट एमपी पोर्टल, अरे याद है कि नहीं है, इन्वेस्ट एमपी पोर्टल का काम भी कौन देखता है, एमपीआईडीसी। अच्छा, वो 3 पॉलिसी के नाम बताना। पहला आईटी, मध्य प्रदेश आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है। उसके बाद दूसरा हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025। तीसरा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है, 3 पॉलिसी। अच्छा, वो 3 स्कीम कौन कौन सी थी, मत इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम, उसके बाद ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट स्कीम। और 2 वो प्रोग्राम कौन थे, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट।
ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है ना, ये अपने आप में 2 मार्कर और 7 मार्कर क्वेश्चन है। ऐसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ना, ये भी अपने आप में 2 मार्कर और 7 मार्कर, दोनों ग्लोबल भी और रीजनल दोनों क्वेश्चन है, इनको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने 2 इंस्टीट्यूट्स पढ़ लिए। पहला एक डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग। दूसरा MPIDC। तीसरा देखो मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। कुछ नहीं, इनका नाम दिमाग में बैठाना है, उसके लिए सांस लो। भारत माता की। कुछ योगा होगा वाला सुबह हुआ था, चलो। तो मध्य प्रदेश, बोलो मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बस इतना याद करो। मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पे? फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। अब बोलो मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। तो 3 नाम तो हमें ऐसे याद हो गया। पहला एक डिपार्टमेंट हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन। फिर MPIDC मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। फिर मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक बार फिर से बोलो मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। क्योंकि ये किस पर फोकस करेगा कि इन्वेस्टमेंट तो आए, लेकिन किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए? टूरिज्म, ठीक है, पर्यटन सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट आए। एक बार फिर से यहाँ पे केवल नाम बोल दो। हमारा क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट एफर्ट्स बीइंग मेड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए बाहर से, इसके लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। हम अपने आंसर को कितने हिस्सों में बांट कर लिखेंगे? 3। पहले हिस्से में हम क्या लिखेंगे? पॉलिसी बेस्ड एफर्ट, ठीक है, नीतिगत प्रयास। दूसरे हिस्से में हम क्या लिखेंगे? स्कीम, बहुत बढ़िया, स्कीम एंड प्रोग्राम बेस्ड एफर्ट। और तीसरे में क्या लिखेंगे? इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, संस्थागत प्रयास, ठीक है। पूजा, रोशनी, चलो। अब पॉलिसी में हमने 3 पॉलिसी बता दी कि मध्य प्रदेश पहली पॉलिसी आईटी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, तो पहली आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। उसके बाद हमने हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, और तीसरा हमने इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने कितनी स्कीम बताई? 3 स्कीम, और कितने प्रोग्राम? 2 प्रोग्राम। पहली स्कीम का नाम इन्वेस्ट MP सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम, ठीक है, बहुत बढ़िया, इन्वेस्ट MP सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम। दूसरी स्कीम का नाम ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, और तीसरी स्कीम का नाम कौन सा? इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट स्कीम, बहुत बढ़िया। तीसरा है हमारा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट स्कीम। ये 3 स्कीम, और 2 हमारे पास क्या है? प्रोग्राम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024-25। उसके बाद इंस्टीट्यूट्स में हमने क्या लिखा? पहला डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, हिंदी में औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग, और मिनिस्टर मोहन यादव, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया? MPIDC मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर तीसरा मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। फिर मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और एक और बता देना, मध्य इन्वेस्ट MP के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बस ये फ्लो चार्ट बस बना देना है, हमारा 7 मार्कर का क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। 10 मार्कर में अकेले नहीं आएगा, उसके साथ कोई क्वेश्चन ऐड करके आएगा। बता दोगे क्या? पक्की बात। भारत माता की जय। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, यहां पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या लिखा हुआ है? विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ क्या होते हैं? व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप लोगों ने इसको देखा है कहीं पे? क्या है ये? IT पार्क। और IT पार्क क्या कहां पे है? खंडवा नाका के पहले,
है कि नहीं आईटी पार्क। अब ये आईटी पार्क क्या है सर, एक बिल्डिंग है, एक रीजन है, एक जोन है, क्षेत्र है कि नहीं है। और ये कैसा क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ है। सर SEZ कहने का मतलब क्या है, देखो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली या इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की कोई कंपनी है, वो अगर कहीं और अपना ऑफिस खोलेगी तो अपने प्रॉफिट पर उसको शेयर देना पड़ेगा, या फिर शेयर कहता हूं टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि अगर कोई आईटी या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी अपना अगर फर्म या ऑफिस इस आईटी पार्क में ओपन करती है तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, या लेंगे तो बहुत कम लेंगे। ठीक है सर, इससे फायदा क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज प्रमोट होंगी, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सोचेंगे यार मध्य प्रदेश में चलो फैक्ट्री लगाते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, और कहां पे खोलेंगे, आईटी पार्क, जिससे मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सर्विस, यहाँ पे सर्विस सेक्टर बूम कर पाएगा। सही बात है कि नहीं है। तो ऐसा रीजन, ठीक है, जहां पे अगर आप अपना ऑफिस या फर्म खोलते हो तो आपको बहुत सारे सरकार बेनिफिट्स ऑफर करे, या फिर टैक्स कंसेशन सब्सिडी दे, टैक्स में छूट दे, तो ऐसे रीजन को क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और मध्य प्रदेश में ऐसे इसके जैसे 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी ऑपरेशनल है, बाकी अभी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल कितने हैं जो चालू हो चुके हैं, देयर आर 6 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन एमपी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट स्पेशली फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। विशेष आर्थिक क्षेत्र वह भूभाग होते हैं, भूभाग ही तो है, बिल्डिंग है, जिसे सरकार द्वारा विशेष रूप से आर्थिक गतिविधियों के लिए चिन्हित किया जाता है, और इस क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं और कर रियायतें दी जाती हैं। पढ़ो, इन दिस एरिया स्पेशल फैसिलिटीज एंड टैक्स कंसेशंस आर प्रोवाइडेड टू प्रमोट ट्रेड, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप काम करो, हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव ऑफर करेंगे, टैक्स में छूट देंगे। और कितने हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 6। कौन कौन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक है हमारा पीथमपुर, और ये पीथमपुर वाला कहां पे है, धार, पीथमपुर धार। लेकिन ये जो पीथमपुर वाला है ना, ये मल्टी प्रोडक्ट का है, बहुत देसी, मतलब ऐसा नहीं, देखो आईटी पार्क, यहाँ पे केवल वही ऑफिस खोल पाएंगे जो किससे रिलेटेड है, आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, नेटवर्किंग से, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी। ऐसा नहीं है कि किसी को एल्यूमिनियम की ग्लास बनानी है तो वहां पे अपना ऑफिस खोल ले, नहीं। ठीक है, आईटी पार्क में केवल कौन आएंगी, जो आईटी से रिलेटेड फर्म्स हैं, बाकी नहीं। लेकिन पीथमपुर ना मल्टी प्रोडक्ट है। मल्टी प्रोडक्ट कहने का मतलब किसी भी कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वहां पे टायर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वहां पे गारमेंट्स या कपड़े बनाने वाली कंपनी हो, एल्यूमिनियम की ग्लास बनाने वाली कंपनी हो, कुछ भी हो, वहां पे सब खोलो, सबको सुविधाएं दी जाएंगी। यानी 5-6 में से केवल एक ही हमारे पास कैसा है, मल्टी प्रोडक्ट है, बहुत देसी है। बाकी के सब जैसे क्रिस्टल आईटी पार्क, ये किसका है, आईटी का। इन्फोसिस भी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, इम्पेटस भी सॉफ्टवेयर, टीसीएस भी सॉफ्टवेयर, एस भी आईटी यानी सॉफ्टवेयर, यानी एक मल्टी प्रोडक्ट है, बाकी आईटी की है। बता दोगे क्या, ये 6 के 6 हमें नाम याद होने चाहिए, वो याद हो जाएंगे। लेकिन एक बार ये समझ में आया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, एक डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल जोन है, एक क्षेत्र है, जिसे कौन निर्धारित करता है, गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा, अगर आप यहाँ पे अपना फर्म खोलेंगे, काम करेंगे, तो आपको बहुत सारी सब्सिडीज, टैक्स कंसेशन या बहुत सारे इंसेंटिव सरकार देगी। मध्य प्रदेश को इससे क्या फायदा है कि हम जितना ज्यादा प्रॉफिट देंगे, लोग उतना ही मध्य प्रदेश में है। वो गुजरात, मानकर चलो कोई कंपनी अभी गुजरात में ओपन करने वाली थी, उसके दिमाग में आ रहे नहीं यार मध्य प्रदेश में चलते हैं, मध्य प्रदेश में अगर यहाँ पे अपना ऑफिस खोलेंगे तो टैक्स कम लगेगा। अगर मध्य प्रदेश में यहाँ पे अपना फर्म स्टैब्लिश किया तो मध्य प्रदेश के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब गुजरात से थोड़े इंजीनियर बुलाएगा, मध्य प्रदेश के इंजीनियर कोई हायर करेगा, तो मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ।
सही बात है कि नहीं है, बढ़े हम लोग आगे। ठीक है, एक एग्जांपल, जब भी ये क्वेश्चन आए एक बार फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पहले तो हमें बताना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, और अगर आप इस क्वेश्चन के साथ एग्जांपल नहीं दोगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपको एग्जांपल जरूर देना है। जैसे देखो, एट प्रेजेंट देयर आर 6 ऑपरेशनल इकोनॉमिक जोन, हमारे पास कितने हैं, 6। और ये कौन बोलता है, मैं नहीं, एमपी इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कहता है कि नाउ वी हैव 6 ऑपरेशनल इकोनॉमिक जोन, जिनमें से 5 कैसा है, एक प्रोडक्ट के लिए, एक सर्विस के लिए, और मल्टी प्रोडक्ट के लिए कितने हैं, एक। और वो कौन सा है, पीथमपुर। बता दोगे क्या, बस ये एग्जांपल के तौर पर ये वाली लाइन हमें जरूर लिखकर आनी। दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, पढ़ो, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने एसईजेड हैं, उल्लेखित करें। हाउ मेनी एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर करंटली इन मध्य प्रदेश, मेंशन देम। तो हमें 6 का नाम लिखना है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा बताएंगे, सबसे पहले सीधे ऐसा ना होगा कि सीधे नाम लिखना शुरू कर देंगे, नहीं, पहले हमें 1-1.5-2 लाइन में कुछ बताना पड़ेगा कि हमारे पास 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ऑपरेशनल, और उनमें से जो पीथमपुर वाला है वो कैसा है, मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड है, बाकी सब कैसा है, यूनि या मोनो प्रोडक्ट है, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, पीथमपुर। ध्यान रखना, लार्जेस्ट एसईजेड पूछा जाए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आंसर है पीथमपुर। और पीथमपुर कहां पे है, धार में। ध्यान से सुनो, पीथमपुर तो धार में है, लेकिन पीथमपुर का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इंदौर से भी शुरू हो जाता है। क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो। जैसे पीथमपुर अगर एक जगह की बात करोगे तो वो जगह तो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, धार, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना धार के ये पीथमपुर से और भी आगे है, और इसका थोड़ा हिस्सा कहां पे भी आज पहुंच जाता है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। इसीलिए एमपी इकोनॉमिक सर्वे ना इंदौर लिखा हुआ है, उसने ब्रैकेट में धार नहीं लिखा, उसने लिखा हुआ है इंदौर पीथमपुर। समझ में आ गई बात आप सभी को। तो कितने एसईजेड है हमारे पास, 6। लार्जेस्ट कौन सा है, पीथमपुर। पीथमपुर मोनो प्रोडक्ट या मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट, यानी बहुत सारी चीजों पर वहां पे काम होता है। और यहां से अब सबसे बड़ा है तो एक्सपोर्ट के लिए भी सबसे बड़ा होगा, बेचने के लिए सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो पीथमपुर एसईजेड से ही होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो पीथमपुर निर्यात में सबसे बड़ा योगदान किसका है, पीथमपुर एसईजेड का। पीथमपुर एसईजेड हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। अब फिर हम जाके 6 के नाम लिखेंगे। पहला आता है हमारा पीथमपुर, उसके बाद दूसरा क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर, यहीं पे जो है, ठीक है। फिर 3, एक इंफोसिस इम्पेटस टीसीएस, इंफोसिस इम्पेटस टीसीएस, इंफोसिस इम्पेटस टीसीएस, टीसीएस इम्पेटस इंफोसिस। एक बार फिर से रटो, हमें सब कुछ क्लास में ही रटना है, ठीक है। इम्पेटस नहीं, पहले इंफोसिस इम्पेटस, यस, टीसीएस, उसके बाद यस, ठीक है। एक बार फिर से बताओ, इंफोसिस इम्पेटस टीसीएस, यस, इंफोसिस इम्पेटस टीसीएस, यस, और क्रिस्टल आईटी पार्क और पीथमपुर। कितने हमारे पास है सीजेड, 6। लार्जेस्ट पीथमपुर, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन भी लार्जेस्ट किसका होगा, पीथमपुर, ठीक है। मल्टी प्रोडक्ट पीथमपुर, बाकी मोनो प्रोडक्ट, और बाकी सब किसकी हैं, आईटी सेक्टर की। बता दोगे क्या, तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, एसईजेड क्या है और मध्य प्रदेश में कितने एसिड। देखो इसका सोर्स क्या है, एमपी इकोनॉमिक सर्वे 24-25, और इसमें देखो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इंदौर पीथमपुर, फिर क्रिस्टल आईटी पार्क, फिर इंफोसिस, इम्पेटस, टीसीएस और यस। और इसमें कितने करोड़ का काम हुआ है, यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है वो दिख रहा है। आप देखो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ का हुआ है, 14,265 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे चीजें करोड़ में दी गई हैं और बाकी कम है, तो सबसे बड़ा कहां से एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कौन रख रहा है, पीथमपुर। समझ में आ गई बात। लेकिन इंदौर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पीथमपुर जगह नो डाउट धार में आता है, लेकिन अगर पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो पीथमपुर जगह से बहुत बड़ा है, वो इंदौर तक भी आ जाता है। समझ में आ गई बात, पक्की बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एंड इट कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्कर एंड 7 मार्कर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ठीक है। अभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्या है, ध्यान सुनजो। जब से मुख्यमंत्री मोहन चाचा आए हैं ना, तो एक बात जरूर है,
देखो उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा फोकस करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, इंडस्ट्री पर भी होता था, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस कहीं ना कहीं किससे था, एग्रीकल्चर। वो खेती बाड़ी को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा जोर, इसलिए तो उनके टेन्योर में मध्य प्रदेश को 7 बार नेशनल कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला, और बने भी आगे चलकर यूनियन मिनिस्टर किसके, खेती किसान कल्याण विभाग, है कि नहीं। और मोहन चाचा का मकसद है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो मोहन चाचा क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से अलग अलग जगह पर मिलते हैं, और उन्होंने इसकी शुरुआत उज्जैन से की। 1 मार्च 2024, 1-2 मार्च 2024, पिछले साल की बात है। 1-2 मार्च 2024 के दिन मोहन यादव जी उज्जैन के हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना उज्जैन चलते हैं, और उज्जैन के आसपास के जितने भी पैसे वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ के लोगों को इनवाइट करो, खुद से बुलाओ कि आओ हमारे साथ बैठते हैं, राउंड टेबल पे अपन बात करते हैं, और उनको हम आकर्षित करते हैं। उनको बोला कि यार क्या कर रहे हो तुम, राजस्थान में फैक्ट्री लगा, ठीक है एक यहाँ पे भी खोल दो ना यार। क्या उन्होंने बोला हमको क्या फायदा मिलेगा, मत देना टैक्स, कम देना। कितना टैक्स देते हो वहां पे, 10%, 2% हमारे यहाँ दे देना, ठीक है, या फिर 5 साल तुम देना ही नहीं, बस आके खोल लो यार इधर। उनको भी लगा यार अच्छा ऑफर, मुख्यमंत्री खुद बात कर रहा है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ की एक पॉलिसी क्या है कि केवल काउंसलिंग लेवल तक बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। अगर कोई काउंसलिंग लेने आया है, इंक्वायरी लेने आया है, तो उनको टीचर से जरूर मिलाओ, क्योंकि जब टीचर बात करता है तो बात थोड़ी सी अलग होती है। भाई जिनसे पढ़ना है उन्हीं से डायरेक्ट आप बात कर लो, है कि नहीं। तो मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है पैसे वाले लोगों से कि आओ यार पैसे हमारे यहाँ लगाओ। पहले उन्होंने इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट या इंटरनेशनल पैसे वाले से बात नहीं की, पहले अपने आसपास के एरिया से। और इस प्रोग्राम को नाम दे दिया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसमें रीजनल लेवल के आसपास के इंडस्ट्रियलिस्ट से, पैसे वाले उद्योगपतियों से बात करेंगे कि भैया हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलो, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, उज्जैन से, और धीरे 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 कर कर एक के बाद एक के बाद एक, अभी तक की अगर हम बात करें तो 7 इंडस्ट्रियल रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। कौन कौन से, वो भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बताओ, ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, और उस मंच पर मध्य प्रदेश सरकार किससे बात करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्योगपतियों से, पैसे वाले पूंजी वाले लोगों से, और किसकी कोशिश करती है, इन्वेस्टमेंट लाने की। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल प्रमोशन की कोशिश करती है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इज अ प्लेटफॉर्म। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्या है, एक मंच है, वेयर द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड इन्वेस्टर डिस्कस प्रमोटिंग रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, जहां उद्योगपति, निवेशक, सरकार औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहित पर चर्चा कर। मकसद क्या है, मकसद है न्यू इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना, स्टैब्लिश करना और जनरेट एम्प्लॉयमेंट। भैया नए नए उद्योग लगेंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और अभी तक इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 मार्च 2024 को, कहां से, उज्जैन। अब तक कितने हो चुके हैं, 7, और 7 जो हमारे कितने डिवीजन है, संभाग कितने मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो 7 में हो गया है, कितने में हो गया है, 7। तो अभी तक 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, संभागीय मुख्यालय में इसका आयोजन हो चुका है। पहला हुआ था उज्जैन में 1-2 मार्च 2024, और दूसरा हुआ, सबसे लेटेस्ट हुआ शहडोल में। पहला कहां हुआ, उज्जैन में, लेटेस्ट कहां हुआ, शहडोल में। उज्जैन में कब हुआ, 1-2 मार्च 2024, और शहडोल में हुआ 16 जनवरी 2025, ठीक है। यहां पे देखो सबसे पहला होता है, फर्स्ट हुआ उज्जैन में, कब, 1-2 मार्च 2024। दूसरा हुआ जबलपुर में, और लेटेस्ट 7th नंबर का, हो सकता आगे चलकर कुछ और हो तो ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक के लिए 7th हुआ कहां पे, शहडोल में, कब हुआ, 16 जनवरी 2025। हो सकता है कि प्रीलिम्स में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, 4 ऑप्शन दे और बोलेगा इनमें से कहां पे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इवेंट नहीं हुआ। लेकिन वो क्वेश्चन हम तब बना पाएंगे जब हमें सातों के सातों नाम याद हो, और याद भी हो जाएगा, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। एक बार ध्यान समझना, पहला और शहडोल लेटेस्ट तो याद है कि नहीं है। अब जबलपुर, ग्वालियर हमारे बड़े बड़े शहर है कि नहीं, जबलपुर, ग्वालियर। इंदौर, वैसे भी इंदौर में इन्वेस्टमेंट ठीक है, तो इंदौर के लिए भी छोड़ दो कि भाई ये वैसे भी बड़ा शहर है, तो छोटे छोटे को टारगेट किया।
दो याद हो गए, उज्जैन, शहडोल। और बीच में एक हो गया सर जबलपुर एंड ग्वालियर, जबलपुर ग्वालियर, जबलपुर ग्वालियर, सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा नर्मदापुरम। अब बोलो सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा। तो पहला हुआ उज्जैन, तो पहला हो गया हमारा उज्जैन, ठीक है। उसके बाद सेवंथ कहां हुआ, शहडोल। उसके बाद जबलपुर और ग्वालियर, जबलपुर और फिर सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा नर्मदापुरम। वैसे डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप गलती से डेट को भी धमक दोगे ना तो पागल हो जाएगा सामने वाले, फिर कोई स्कोप नहीं बचेगा नंबर कट करने के लिए। पर छोड़ दो, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपने ये भी लिख दिया है ना तो काफी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। बता दोगे क्या? तो 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा। पहला, अच्छा मुझे तो बताओ कहीं भूल ना जाओ क्योंकि गजनी लोग हो ना तुम लोग। अच्छा हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा? ये क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन एमपी। कितने हिस्सों में बांट कर पढ़ना था? 3। पॉलिसी बेस्ड एफर्ट्स, नीतिगत प्रयास, स्कीम प्रोग्राम बेस्ड एफर्ट, ठीक है, पॉलिसी योजना और कार्यक्रम प्रयास, और तीसरा इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स, संस्थागत प्रयास। जल्दी बताओ इसमें क्या लिखोगे? पॉलिसी में 3 पॉलिसी मैंने पढ़ा है, मध्य प्रदेश आईटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, एक हमने ये पढ़ा। दूसरा हमने हेल्थ सेक्टर प्रमोशन पॉलिसी 2025, और तीसरा इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025। उसके बाद हमारा स्कीम है, 3 स्कीम एंड दो प्रोग्राम्स। 2 प्रोग्राम कौन कौन से? रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और 3 स्कीम कौन कौन सी? इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम, वंस अगेन इन्वेस्ट एमपी सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम, बहुत बढ़िया। दूसरा हमारा ओडीओपी। तीसरा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट स्कीम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एंड रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। फिर इंस्टीट्यूट्स में मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग। मंत्री कौन है? चाचा है, मोहन चाचा। दूसरा हमारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तीसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। फिर मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एसईजेड क्या होते हैं? कितने एसईजेड? इतने। एक मल्टी प्रोडक्ट है पीथमपुर, फिर उसके बाद नाम पीथमपुर, उसके बाद क्रिस्टल आईटी पार्क, उसके बाद देख लो भैया इन्फोसिस, इम्पेटस, टीसीएस, इन्फोसिस, इम्पेटस, टीसीएस, यस, इन्फोसिस, इम्पेटस, टीसीएस, यस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। पहला कहां हुआ? उज्जैन, लेटेस्ट शहडोल, और बीच में 2, ठीक है, ठीक है, जबलपुर ग्वालियर, फिर सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा नर्मदापुरम, सागर रीवा नर्मदापुरम, ठीक है। फिर अगला क्या आता है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल। अब ये देखो, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वो एक क्षेत्रीय मंच था और एक इंटरनेशनल ग्लोबल अंतरराष्ट्रीय मंच है, और इसका भी मकसद क्या है? मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। पढ़ो, दिस इज एन इंटरनेशनल इवेंट, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था, ऑर्गेनाइज्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विद द एम ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करना। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 24-25 फेब 2025, 24-25 फरवरी 2025, 24-25 फरवरी 2025। किधर हुआ था?
भोपाल। और भोपाल में वेन्यू था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी म्यूजियम भोपाल। और एडिशन कौन सा था? 8। ये पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एडिशन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 8वां। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर पहला भी हुआ होगा। हाँ, पहला हुआ था इंदौर में 2007-8 के आसपास। फिर टाइम टू टाइम अलग अलग होते रहे, हमें बाकियों से मतलब नहीं है। लेकिन इस बार का कौन सा एडिशन था? 8। तो एक बार फिर से बताओ, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या है? एक प्रोग्राम है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन कैसा? इंटरनेट। एम क्या था इसका? अट्रैक्ट करना। क्या अट्रैक्ट करना? इन्वेस्टमेंट। कहां हुआ था? भोपाल। कब हुआ था? 24-25 फेब 2025। भोपाल में वेन्यू क्या था? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी म्यूजियम भोपाल। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 8 था, 8वां। और इसका फित्ता काटने आया। फित्ता काटने मतलब समझते हो? इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नाना जी। ठीक है, अगर ये चाचा जी बना दिए मोदी जी, नाना जी। ठीक है, बता दोगे क्या? और इसका आउटकम क्या निकला? इसमें कहा गया कि लगभग हमारे पास, देखो इसी का स्क्रीनशॉट है, हमारे पास लगभग 30,77,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ध्यान सुनो, यहां पे थोड़ा मुझे सही करना है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, इतना आया नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हासिल हुआ। बता दोगे कितना? 30 लाख। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्ट इसमें लिखा है सही इंग्लिश में, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, निवेश प्रस्ताव। निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए कितना? 30,77,000 करोड़। हमको बस 1,000 करोड़ मिल जाए, 1,000 छोड़ो, 500 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, अब इससे ज्यादा नीचे मत गिरना कि अगले महीने का बस 10,000 मिल जाए हॉस्टल खर्चा काम बन जाए। ठीक है, 30,77,000 करोड़। अगर आपको इतना पैसा मिल जाए ना, आपकी 30 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी, 30 से भी ज्यादा। है कि नहीं? बहुत होता है यार। ठीक है, अब कभी कभी आप लोग बैठे बैठे ऐसे नहीं सोचते हो? मैं तो सोचा करता हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 15 करोड़ की गरीबी है। आपको नहीं लगता कभी कभी? ऐसे नहीं सोचते कि अगर आप 15 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे? अच्छा वर्मन जी, 15 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे? पहला पहला काम, पढ़ाई छोड़ दूंगा क्या करेंगे वर्मन जी? 15 करोड़ अगर आपको मिल जाए, इतनी बड़ी धनराशि का आप क्या करेंगे? पहले रखेंगे रखना ही मुश्किल हो जाएगा कैसे रखोगे? मान के चलो घर ले जाना है, 15 करोड़ यहाँ मिल गए, ऐसे आते जाते ना, ऐसे बैग कहीं दिखा हुआ मिला, आपने उसको उठा लिया। अब उस 15 करोड़ को आप घर तक कैसे ले जाएंगे? ऐसे बैग को पकड़ के मैं तो क्या करूंगा ना, मैं अगर अपनी बात करूं तो एक गंदा सा बोरा ढूंढूंगा, बहुत गंदा सा। ठीक है, एक बोरे में तो आएगा नहीं, गंदे गंदे बोरे ढूंढूंगा जिसको देख के ही लगे यार इसको क्या छुए। है कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संभाल के रखोगे ना बैग, तो कम से कम यही चोरी हो जाए। कुछ है उसको थोड़ी पता अंदर क्या है, उसको यही लगेगा चलो भैया बैग मिल जाए, देखेंगे अंदर। तो मैं ऐसा बोरा ढूंढूंगा गंदे गंदे जिसको कोई छुए ना। ठीक है, 7-8 जितने में आएगा बोरा ऐसे पकड़ूंगा। फिर मैं जाऊंगा ट्रेन में। कहाँ पे जाऊंगा? ट्रेन में। और ऐसे फेंक दूंगा, ऐसे बहुत संभाल संभाल के नहीं, ऐसे इधर फेंका, ऐसा इतना गंदा है कि कोई ऐसे छुएगा भी नहीं। हाँ, उसके बाद पैसा कहाँ लगाओगे सौरभ? 15 करोड़ पैसा कहाँ लगाओगे? कि बस गड़ा के रख लेंगे, हाँ नोटबंदी हो जाएगी तो रखना नहीं है ना, कहाँ लगाओगे पैसा? हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मान के चलो वाइट हो गया, चलो अब कहाँ खर्च करोगे? स्टॉक मार्केट में। बहुत बढ़िया। मैं अपना हो तो मैं ले लूं जमीन। क्या ले लूं? जमीन। और जमीन लेके पड़ी रहने दो, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा है जमीन, देखो 3 बिजनेस आगे जो बहुत चलेंगे, लैंड, एजुकेशन और हेल्थ। क्या? लैंड, एजुकेशन और हेल्थ। और इसमें सबसे पहले लैंड जमीन, उसके बाद हेल्थ, और तीसरे में एजुकेशन। कभी भी पैसा लगाना आगे चलकर तो इसी सेक्टर में लगाना। ठीक है, चलो कुछ लोग तो खो गए थे, खुशी मिल गई ना कुछ कुछ माइक्रो सेकंड की, 15 करोड़ की। है कि नहीं? कितना इन्वेस्टमेंट आया? 30,77,000 करोड़। बोलने में इतना कॉन्फिडेंस आता है, साला जिसके पास होगा उसको कितना अच्छा लगता होगा ना। 30,77,000। इवन एक साथ इतना पैसा देख लो ना, तो हो सकता है कुछ लोग पागल हो जाएं खुशी के मारे है कि नहीं? अगला क्वेश्चन,
जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश में निवेश की वर्तमान स्थिति बताइए। डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एमपी। और ये इकोनॉमी में किस तरह का मिलने वाला क्वेश्चन है? दहेज में। अरे हर जगह हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। हॉर्टिकल्चर में करंट स्टेटस ऑफ हॉर्टिकल्चर, करंट स्टेटस ऑफ लाइव स्टॉक, करंट स्टेटस ऑफ डेयरी, करंट स्टेटस ऑफ फिशरी, करंट स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी पढ़ा। करंट स्टेटस ऑफ एमएसएमई नहीं पढ़ा? अरे तो क्वेश्चन ऐड होगा, ऐड था। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी पूरा नहीं हुआ, चलो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये दहेज में मिलने वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी। और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हमें किससे खेलना पड़ता है? डाटा, डाटा। और डाटा किसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट मिला, कितना पैसा मिला, कितना हमें एफडीआई मिला, कितना ग्रोथ हुआ, ये सारी बातें हमें बतानी पड़ती है। हम सबसे पहले बताएंगे कि साल 2023-24 में, इन द ईयर 23-24, हमें कितना पैसा मिला? 36,515 करोड़। कितना? 36,515 करोड़। जबकि इससे पहले हमें ज्यादा पैसा मिला था। हमने रीजनल इंडस्ट्री अभी तो उसको काउंट नहीं किए है ना, क्योंकि वो कैसा है, अभी प्रपोजल है, एक फाइनल आएगा कि भैया इतना तो बोला था लोगों ने देने के लिए, हम कितना चंदा देंगे? 500 बोल देते ना पहले। जब गणेश जी की रखने की बात आती है, उनकी स्थापना की बात आती है, तो मोहल्ले वालों की मीटिंग होती है और मोहल्ले वाले बोल देंगे मैं 5,000, मैं 2,000, मैं 10,000, और 10,000 वाला फिर 2,000 देता है कि नहीं? जब लेने जाओ और 2,000 वाला बोलेगा कि सब भगवान का ही तो है, हमको पहले दे, तो भगवान दे ही नहीं रहा, हमको भगवान दे तो हम भगवान को देंगे। अगली बार बोल देना भगवान से कि हमको दे, तो हम 2,000 का 10,000 देंगे, है कि नहीं? भगवान को उल्लू बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो 23-24 में 36,515 करोड़। मजा नहीं आया? 36,500, अरे 36,515 करोड़ क्या आया? इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट घर वालों ने ही लगाया और कुछ बाहर, यानी कुछ देश के लोगों ने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आया और कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, जबकि 22-23 में इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट था। कितना? 57,333 करोड़। 57,333 करोड़। तो 23-24 में 36,000। मैं तो कहता हूं मोटा मोटा 515 जाने दो यार, जाने दे, अपने पास ले लेते हैं। कितना आया? 36,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया? 57,000। कितना अच्छा होना कि इसका 515 और इसका 333, बस हमको मिल जाए। 4 पीढ़ी का काम तो यहीं पे चल जाए। ठीक है, 2 पीढ़ी तो चली जाए ऐस के साथ। ठीक है, तो 36,000 करोड़, ठीक है, और 57,000। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट आया, कंपेयर करके हमने बता दिया। फिर 2020-21 से 2024-25 तक हमारे यहाँ कितनी एफडीआई? एफडीआई का मतलब मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट दो तरीके से, एक तो घर वाले लोग इन्वेस्ट करें और एक बाहर वाले। बाहर वाले ने फॉरेनर, ठीक है, यूएसए में बैठा अल हबीबी चाचा, शेख चाचा ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती। ठीक है, और कितना करती इन्वेस्टमेंट? उससे क्या कहेंगे? एफडीआई। देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दो तरह का होता है, एक एफआईआई और एक होता है एफडीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो इकोनॉमी वाले जो सर पढ़ाएंगे ना, सर आप क्या पढ़ा रहे हो? तो मैं केवल एमपी पढ़ा रहा हूँ, एमपी की इकोनॉमी। यूनिट 1 और यूनिट सेकंड, जो सेकंड यूनिट होगा ना, उसमें आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए तो केवल इतना जान जाओ कि घर वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं, देश के लोग ही। राजस्थान में बैठा चाचा इन्वेस्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में चलो नई फैक्ट्री खुल रही है, इधर पैसा लगा दो। तो देश वाले यानी इंडियन सिटीजन अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसे कहेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और अगर दूसरे देश के लोग फॉरेनर इन्वेस्ट करेंगे तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक एफपीआई या एफआईआई और एक होता है एफडीआई। ये बस सुन लो और भूल जाओ, बस अभी के लिए तो समझो। बाहर वाले जो सीधा पैसा लगाएंगे उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहेंगे। 2020-21 से 24-25 तक हमारे पास जो एफडीआई आया टोटल, वो कितना है? 3,950। यार यहां से जो पैसा बचाया है ना, 515, 333, 50 करोड़ दान दे दो। मोटा मोटा कितना? 4,000 करोड़। ठीक है, ये लिख सकते हो आप एग्जाम में भी एकदम
ये टोटल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स में मोटे मोटे तौर पर हम आंकड़े को दे सकते हैं। खुद सोचो ना, अगर आप कल सेक्रेटरी बन गए, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, अब आपको अगर मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि सचिव जी, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट आया, तो आप थोड़ा बोलोगे सर 3950.17 पॉइंट ठनाना ठनाना और फलाना ढिमाका इतना आया, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, बोलोगे सर मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो 4000 करोड़ का हमारे पास इन 4 सालों में इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आया। तो मोटे मोटे तौर पर तो टोटल यहां पे देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट 23-24 में केवल 36,000 करोड़ और 22-23 में 57,000 करोड़, ये तो टोटल था। हम 4 सालों का केवल एफडीआई, देश वाला नहीं विदेश वाला एफडीआई, क्योंकि एमपी में कम आता है, एफडीआई कितना रहा हमारे पास? 4,000 करोड़, बता दोगे क्या? और अगर हम बात करें कि 24-25 में, ये तो 20-21 से लेकर 24-25 4-5 सालों की बात थी, 24-25 में 2023-24 की कंपैरिजन में कितना ज्यादा एफडीआई आया? 74.71, यानी 75% एफडीआई हमारे यहां ज्यादा। एक बार फिर से सुनो, ठीक है, क्योंकि डाटा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सांस लो, ठीक है, टेंशन तो नहीं है, टेंशन घर में छोड़ देना। भारत माता की, नंदू जी महाराज की। अब फिर से सुनो, 2023-24 में कितना पैसा आया? 36,000 करोड़, ठीक है, और उसके पहले 22-23 में कितना पैसा आया? 57,000। क्या इस पैसे में केवल देश वालों का पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है? दोनों है। समझ में आ गई बात? फिर अगली लाइन पर हम केवल किसकी बात करेंगे? एफडीआई की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक एक साल में बहुत कम होता है, तो सरकार भी मुंह छुपाई है, सरकार एक साल का आंकड़ा नहीं दी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एक साल का आंकड़ा कि 22-23 में अगर हम बात करें तो केवल 195 करोड़ आया। कितना? 195। एफडीआई की बात कर रहा हूं ना, विदेशों से। उसके बाद 341 करोड़ का आया 24-25 में, सितंबर 24 तक कितना, फिर उसके पहले इतना। तो सरकार ने एक एक साल का आंकड़ा नहीं बताया, क्योंकि शर्म आ रही है, छोटा इन्वेस्टमेंट है। तो सरकार ने 4 सालों का 20-21 से लेकर 24-25 तक का कुल एफडीआई जो है 4,000 करोड़। समझ में आएगी बात? एक बार फिर से समझो, 23-24 में टोटल जो मध्य प्रदेश में पैसा आया वो 36,000 करोड़, ठीक है। इसके अलावा 22-23 में जो पैसा आया 57,000 करोड़, और इनमें जैसे मैंने बोला ना 23-24 में घर वालों ने भी पैसा लगाया और बाहर वालों ने केवल कितना लगाया? 195, ठीक है। फिर दूसरी लाइन पर हम किसकी बात करेंगे? केवल एफडीआई की। और कितने सालों की एफडीआई? 4 सालों की। 20-21 से 24-25 तक हमारे यहाँ टोटल एफडीआई जो फ्लो रहा वो 4,000 करोड़ रहा। फिर हम कंपेयर कर दिए कि इस बार 24-25 में 23-24 की तुलना में ज्यादा है, यानी अगर आप देखोगे 23-24 में कितना आया? 195, और 24-25 में कितना आया? तो लगभग 75% या 75% की क्या रही? ग्रोथ रही। बस ये 3-4 डाटा बनाकर और एक फ्लो चार्ट बना देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। बट अभी मैं मानूंगा नहीं, एक बार फिर से मुझे बताओ। सबसे पहले हमने क्या बताया कि 23-24 में हमारे यहाँ टोटल जो इन्वेस्टमेंट आया मोटे तौर पर 36,000 करोड़। फिर हमने बताया कि 22 और 23, ठीक है, 2022 और 23 में लगभग 57,000 करोड़, और इसमें थोड़ा थोड़ा एफडीआई भी है। जैसे अगर 23-24 में एफडीआई कितनी रही? 23-24 में 195, तो इसमें 195 करोड़ का एफडीआई भी है। और 22-23 में 309 या 310 करोड़ का एफडीआई भी रहा। फिर हमने तीसरा बताया कि 2021 से लेकर और 2024-5 तक हमारे यहां जो टोटल एफडीआई रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये मोटे तौर पर कितना रहा? 4,000 करोड़। ये तो 4 सालों की बात है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 23-24 की किसके साथ? 24-25 के साथ, तो हमारे यहाँ एफडीआई में जो ग्रोथ रहा वो कितना रहा? 75%। अब कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं मानूंगा मैं, एक बार फिर से। अरे मैं मानूंगा ही नहीं। हमें जब तक क्लास का क्लास में याद
ना हो जाए। देखो मेरे पढ़ाने के दो तरीके, एक दो प्रोफेसर जैसे आऊं थोड़ा सा पेट बड़ा करके, थोड़ा चश्मा इधर करके, है ना। पेट बड़े होने के भी दो फायदे होते हैं, क्योंकि पहले मेरा पेट पहुंचेगा तो आप लोग समझ जाएंगे सर आने वाले हैं, फिर 5 मिनट बाद मैं पहुंचूंगा। दूसरा, अगर अगर मैं चाय वाय पी रहा हूँ, ठीक है, चाय पिया ऐसे पेट में रख लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर चाय उठाया फिर रख लिया, समझ में आ गई बात। तो या तो मैं बहुत तेज पढ़ा दूं और घर में आप परेशान रहें, या तो यहीं पे आराम से पढ़ लें जिससे रिवीजन की जरूरत घर में बहुत कम पड़े। समझ में आ गई बात। तो घर वाला मैं टाइम, हो सकता है कि हमारे वीडियोस 50 वीडियो में होने वाला होगा, तो हो सकता है 10 और एक्स्ट्रा वीडियो लग जाए, लेकिन वो 10 घर वाला टाइम आपका बच जाएगा। समझ में आ गई बात। कोई टेंशन तो नहीं, क्योंकि टेंशन लेना नहीं, टेंशन बोलो सत्यनारायण भगवान की। चलो बताओ क्वेश्चन क्या है, करंट स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की वर्तमान क्या है। हमने पहला डाटा बताया कि 23-24 में चाचा हमारे यहाँ जो पैसा आया वो कितना आया, करोड़ का आया केवल, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि 22 और 23 में जो आया था 57,000 करोड़, यानी थोड़ी सी हमें, थोड़ी नहीं ठीक ठाक हमें कमी देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम बताएंगे कि ये तो इसमें एफडीआई भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन अब हम अगली लाइन में केवल किसकी बात करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। हम बोलेंगे चाचा 2021 से लेकर 2024-25 और 25 में भी चल रहा है ना, तो इस सितंबर तक का है, सितंबर 24 तक का है। कब तक है, सितंबर 24 तक। बताएंगे कि हमारे पास टोटल एफडीआई इनफ्लो जो रहा वो 4,000 करोड़ रहा, लेकिन हर साल का डाटा छिपाया है, ग्राफ में चुपके से धीरे से कोने पे दे दिया, क्योंकि ना कटेगी, क्योंकि बहुत कम हुआ है। लेकिन हम कंपेयर करके देखो ना, सरकार कितनी चालाक है, इसको नहीं बताई लेकिन ग्रोथ बताई है कि 75% की ग्रोथ हुई, क्योंकि बताने में अच्छा लग रहा है। ये नहीं बता रही कि पहले केवल 195 करोड़ आया और बढ़ के 341, ठीक है ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ये डिजिट नहीं बताया। वो बताया कि अगर हम कंपेयर करें, किसको कंपेयर करें, 23-24 और कंपेयर करें 24-25, तो कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, 75% की ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद हम कंक्लूजन दे देंगे, पढ़ो। ये आंकड़े यह प्रमाणित करते हैं, मजा नहीं आया, फिर से बोलो, ऐसा लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री हैं जोर दे रहे हैं। ये आंकड़े ये प्रमाणित करते हैं कि मध्य प्रदेश लगातार देश विदेश के निवेशकों के लिए एक उभरता हुआ औद्योगिक और निवेश गंतव्य बनता जा रहा है। These figures prove that Madhya Pradesh is emerging as a preferred industrial and investment destination for domestic and international investor। बात तो ऊंची ऊंची है कि नहीं। और थोड़ा इंट्रो भी माहौल बना के दे देंगे, जैसे शुरू करें तो लगे ओहो हे भगवान ये क्या आंसर लिखने वाला है। पढ़ो, मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों में निवेश आकर्षण औद्योगिक विकास की दिशा में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है मेरे भाइयों और बहनों। राज्य की निवेशक मित्र नीतियां, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी, मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और कस्टमाइज्ड औद्योगिक पैकेजों का निवेश में निरंतर वृद्धि दर्ज। ऐसा नहीं लग रहा नेताओं की बात है। उसके बाद हम बोल देंगे द करंट स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये चाचा बना देंगे और इस ग्राफ को हल्का सा बना देना तो मजा आ जाएगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये बनाया और ये बनाया, ये एक्स है और ये वाई है, भारत माता की जय। इधर लिख देंगे कि इधर हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, और इधर लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट। पूरा नहीं लिखना, यहाँ पे लिख देंगे वित्त वर्ष और यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। पूरा ना बताना, आप तो केवल ये दोनों बता देना, ठीक है। एक तरफ ऐसे बॉक्स बना देना ये, और एक तरफ थोड़ा सा बढ़ ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया ना तो ये बॉक्स बना दिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए 195 ना, तो लगभग लगभग 200 लिख दो, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देना, करोड़ में बात हो रही है, किसमें, करोड़ों में, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ पे लिख दिया कि कब का है ये, 23-24 और 24-25 कितना करोड़, 195 है ना तो 200 कर दो, और यहाँ पे 341 है ना तो 341 ही रहने दो, क्या दिक्कत, 45 मत कर देना, ज्यादा दिल नहीं खोलना है, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है 26 है तो हम कर दिए,
ठीक है, अरे इसको भी छोड़ो यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 200 करोड़ है ना, 195 ही कर दो इसको, 341। और ग्रोथ दिखा दो लगभग लगभग 75%। और यहाँ पे लिख दो लगभग, यहाँ 195 आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो लगभग, थोड़ा सा बढ़ाकर 200 लिख देना, और यहाँ पे 341 है तो थोड़ा सा बढ़ाकर 342 लिख देना। इस तरह का ग्राफ अगर आपके आंसर में दिखेगा ना, तो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा। समझ में आ गई बात? बोलो सत्यनारायण भगवान की, नंदू जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी भक्त जनों से अनुरोध है दक्षिणा निकाल ले, और दक्षिणा मतलब नोटबुक निकाले, मैं चेक करूंगा, ठीक है। बक्सा आज किसी को नहीं जाएगा। ओके रोशनी सर, पॉलिसी फंड वाले पॉलिसी को अलग से भी पढ़ना है? नहीं, हाँ अलग से 2 मार्क 7 मार्क के हिसाब से बाद में देखेंगे पूजा। ओके रोशनी, चलो ठीक, थैंक यू।